नमस्ते बच्चों, आज हम लोग रैपिड का जो नौवा पार्ट है चांदी का जूता, जिसे बाल शेर रेड्डी जी, जो कि दक्षिण भारत के बहुत ही मशहूर लेखक हैं, उनके द्वारा रचित है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पार्ट में हमने जाना कि लेखक जो है वो अपने एक मित्र के घर जाते हैं एक उत्सव में, और वहाँ पर उनके अपने अभिन्न मित्र, उनके छात्रावास में रहने वाले एक मित्र जिनका नाम है वेंकटेश्वर राव, उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो अगले दिन उसे अपने घर बुलाते हैं। वहाँ जाकर वो अपने पुत्र वधू से उनका परिचय कराते हैं, जिसका नाम सीमा है, जो कि वो बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। वो सबका ध्यान भी रखती है, नौकरी भी करती है, पीएचडी भी वो कर रही है, जिसको देखकर कोई भी खुश हो जाएगा, इतनी अच्छी वो थी। और फिर लेखक के मित्र वेंकटेश्वर राव ये उसके विवाह से पहले और उसके विवाह में हुए घटना के विषय में बताते हैं, और बताते हैं कि लेखक को ये बताते हैं कि जब उनका विवाह तय हुआ था तो लेखक की मित्र की पत्नी ने सोचा था कि उन्हें काफ़ी सारा दहेज उन लोगों से मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि उसके सीमा के जो पिता हैं वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जब सुंदर, सुशील, योग्य कन्या का दान कर रहे हैं तो उसके साथ हम दक्षिणा क्यों दें। अब आगे का भाग। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की, यानी लेखक के मित्र जो है वो लेखक को बता रहे हैं कि उन्होंने भी कभी भी सीमा के पिता से कभी दहेज की कोई बात ही नहीं की। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी और मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूँ, यानी रमा जो थी, मेरी पत्नी जो थी, वो मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगी कि मुझे उनसे दहेज के बारे में बात करनी चाहिए, और दहेज में क्या दे रहे हैं ये बात मुझे पक्की कर लेनी चाहिए। आखिर में विवश हो गए, यानी फाइनली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके विवश हो गए, बहुत मजबूर हो गए। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी, यानी बहुत ही मुश्किल में आकर, बहुत ही अनमना होकर मैंने ये बात उनके दिमाग में दहेज की बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग 1-2 लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया। यानी बात उन्होंने किस तरह से डाली कि कई लोग मेरे घर में आए और उन लोगों ने दहेज के लिए दहेज के बहुत सारे दहेज देने की बात मुझसे कही, लेकिन मैंने सभी रिश्ते जो है वो ठुकरा दिए। मैं सिर्फ योग्य, सुशील और सुंदर लड़की चाहता था, परंतु मेरी श्रीमती जी कुछ और ही सोचती थी। यानी वो कहने लगे कि मेरी पत्नी जो है वो किसी और जगत में जी रही थी, यानी उसने सोचा था कि हम अपने बेटे के विवाह में बहुत सारा धन देंगे। मैं सिर्फ योग्य, सुशील और सुंदर लड़की चाहता था, परंतु मेरी श्रीमती जी कुछ और ही सोचती है। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। यानी उसने कहा कि हम दोनों परिवार के, क्योंकि दहेज में कितना धन मिल रहा है ये आजकल के स्टेटस की बात हो गई है, इसीलिए कह रही है कि प्रतिष्ठा की बात को सोचकर कुछ तो देना चाहिए। ये शब्द कहकर मैं घर लौट आया, यानी बहुत मुश्किल से लेखक के मित्र ने ये बात सीमा के पिता से कही। वे बहुत भले मानस थे, यानी सीमा के पिता के बारे में कह रहे कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, यानी मेरी बात सुनकर उनको जरा भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, और मैं घर गया और मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको दहेज में काफ़ी पैसा मिल जाएगा, तुमको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज़ वह मुझे तंग करती रही कि तुमसे ये क्यों नहीं कहा गया कि 50,000 रुपये का दहेज मिलने पर ही हम अपने पुत्र का विवाह करेंगे। यानी अब वो जब मैं दहेज के बारे में बात नहीं कर पा रहा था तो वो मुझे प्रेशराइज करने में कर रही थी, और अब जब मैंने विवाह में दहेज की बात कही है तो भी वो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है और कह रही है कि तुमने ऐसा
50,000 रुपयों की दहेज के रूप में 50,000 रुपयों की ज़रूरत है। मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर पर बुलाया है। और इसी तरह से एक सप्ताह बीत गया और मैंने यानी लेखक के मित्र ने सुना कि उसके सीमा के पिता ने राइस मिल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उन्हें अपने घर पर बुलाया। राइस मिल एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया है। यानी राइस मिल एसोसिएशन के जो सदस्य उनके घर आए थे उन लोगों ने सीमा को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन दिया। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ, यानी वो जो बड़ा सा बर्तन था वो हमें मिला। मेरी श्रीमती ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन कमरे में सुरक्षित रख दिया। यानी वो जो बर्तन बड़ा सा चांदी का मिला था, मेरी पत्नी विवाह के बाद मेरी पत्नी ने उस बर्तन को अपने घर पर अपने कमरे में अच्छी तरह से सुरक्षित सेफली रख दिया। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला और मुझे अलग से बुलाकर बर्तन खोल के देखा, क्योंकि उनको लगता था कि बर्तन में बहुत सारा पैसा मिलेगा। उनकी आंखें विस्मय से चमक उठी। यानी जैसे ही उसने उस बर्तन को खोला, उस बर्तन को उसने देखा और उसकी आंखें चमक गई, विस्मय से चमक गई। यानी उसने उसको देखते ही उसकी आंखों में जैसे नशा छा गया, उसकी आंखें चमकने लगी। नोटों के बंडल से वह बर्तन भरा हुआ था। यानी वो जो बर्तन था उसके अंदर नोट, बहुत सारे पैसे थे। नोटों के बंडल यानी बहुत सारे रुपए उसके अंदर भरे हुए थे, जिसे देखकर मेरी पत्नी की आंखें जो है वो खुशी से एकदम चमकने लगी, नाचने लगी। रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए। यानी वो जो पैसे थे उसने जमीन पर डाल दिए। उसमें कुल मिलाकर 8,116 रुपए थे। यानी उसके अंदर सब लोगों ने, एसोसिएशन के लोग ने जो जितना बन पड़ता था सब लोगों ने दिया। उसमें 60,000 रुपये और 60,116 रुपये उनको उसमें से मिले। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही। यानी मेरी पत्नी जो है वो सीमा के पिता के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलने लगी, क्योंकि उनकी डिमांड 50,000 थी, उसमें 50,000 रुपये से अधिक रुपए थे। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये जाली न हो। यानी लेखक के मित्र को बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये जो पैसे उनको मिले हैं वो कहीं नकली पैसे ना हो, नकली रुपए ना हो। रमा ने रुपयों के बंडल अलमारी में रख दिए। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो एक चीज़ हाथ लगी। यानी मैंने जब वो बर्तन के अंदर हाथ घुसाया तो मुझे उसमें से एक चीज़ मिली। वह चांदी का जूता था। यानी वो जो जूता था उसके अंदर था वो क्या था, एक चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं दिल पर मारा था। यानी उनके समधी यानी सीमा के पिता ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से उनको एक जूते का, चांदी का जूता दिया था। इसका मतलब ये था कि आप अपने बेटे से, मेरी बेटी का विवाह कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दहेज लेना और देना बहुत बुरी बात है। और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने मुझे चांदी का एक जूता भेजा जो मेरे सिर पर नहीं, मेरे ऐसे लग रहा था कि वो चांदी का जूता उन्होंने मेरे सिर पर ही मार दिया था, मेरे दिल पर मारा था। बहुत ही ये एक बहुत अपमानजनक बात थी जिसे मेरी पत्नी नहीं समझ पाई, लेकिन मैं समझ गया। और मेरी पत्नी ने सोचा कि सीमा के पिता ने हमारी मुँह मांगी कीमत से भी अधिक हमें दहेज दिया है, और वो खुशी खुशी सारा पैसा उसने अपने अलमारी में रख दिया। और ये जो चांदी का जूता उन्होंने दिया था, इस जूते के महत्व को या इस जूते के देने के पीछे जो उनकी भावना थी, उस भावना को या उनके अपमान के बदले को वो ले रहे थे, उस बात को मेरी पत्नी नहीं समझ पाई थी। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी ना दहेज लेना चाहिए और ना ही दहेज हमें कभी देना चाहिए। और हमारे घर में अगर कोई कामकाजी महिला हो, उनका भी इस तरह से शोषण नहीं करना चाहिए जो कि रमा कर रही थी। वो एक सर्वेंट को भी अपने घर में नहीं रखती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम किसी को अपने घर में काम के लिए रखेंगे तो उससे हमारे बहुत सारे पैसे जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, बेकार में बेफजूल खर्च होंगे। तो इसीलिए वो काम
काम के लिए भी वो किसी को नहीं रखती थी, उससे बहुत सारा काम भी करवाती थी, वो नौकरी भी करती थी, तो और दहेज भी उसने उसके पिता से मांगा था। तो ये बहुत बुरी बात है, हमें कभी भी दहेज लेना और देना दोनों ही नहीं चाहिए। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।